हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोयम हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ईस्टर विंग्स, जिसे जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा था और इसे पब्लिश पोस्टुमसली उनके पोइट्री कलेक्शन द टेम्पल में 1633 में कराया गया था। जॉर्ज हर्बर्ट का लाइफ पीरियड 1593 से 1633 का है। वो एक पोएट, प्रीस्ट, थियोलॉजियन और ओरेटर थे। हर्बर्ट एक मेटाफिजिकल पोएट थे। उनके नोटेबल वर्क्स है द टेम्पल जो 1933 में पब्लिश हुई, चेकुला प्रूडेंटम जो 1651 में पब्लिश कराई गई और द कंट्री पार्सन जो 1652 में पब्लिश कराई गई। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पोएम का ओवरव्यू देख लेते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट के ईस्टर विंग्स पोएम अपनी पर्टिकुलर शेप के लिए काफी फेमस है। पोएम में दो स्टैंजा है और स्टैंजाज में वर्ड्स को इस तरह अरेंज किया गया है कि वो विंग्स की शेप में लगते हैं। हर्बर्ट एक पॉलिटिशियन और डिवोट मैन थे, जिन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स को एक स्मॉल कंट्री चर्च में एंग्लिकन प्रीस्ट बनकर स्पेंड किया था। वो डिवोशनल पोइट्री लिखते थे। ईस्टर विंग्स पोयम उनके द टेम्पल पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई। द टेम्पल पोइट्री कलेक्शन 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन है द चर्च पोर्क, सेकंड है द चर्च एंड द थर्ड सेक्शन इज द चर्च मिलिटेंट। ये सेक्शंस चर्च के एक्सटीरियर से उसके इंटीरियर और वहां से चर्च के ह्यूमन कम्युनिटी की तरफ मूव करते हैं। ईस्टर विंग्स पोयम पोइट्री कलेक्शन के सेकंड सेक्शन द चर्च में इंक्लूडेड है। पोयम के दोनों स्टैंजा विंग्स की शेप में है। फर्स्ट स्टैंजा क्रिश्चियन थियोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री को बताता है। गॉड ने ह्यूमन बीइंग्स को हैप्पीनेस और एबंडेंस में बनाया, लेकिन फिर ह्यूमंस को उनके सिन के लिए पनिश किया गया और पैराडाइज से बाहर निकाल दिया गया। पोएम का सेकंड स्टैंजा वन मैन की पर्सनल हिस्ट्री को डिस्क्राइब करता है, जो कि पोएम का स्पीकर है। इसमें स्पीकर अपने चाइल्डहुड इनोसेंस से सिन की जर्नी और अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। पोएम के दोनों स्टैंजास गॉड के डायरेक्ट एड्रेस पर एंड होते हैं। इसमें स्पीकर ह्यूमैनिटी के लिए प्रे कर रहा है और इंडिविजुअल से भी प्लीड करता है कि वो रेजरेक्शन के लिए जीसस क्राइस्ट को फॉलो करे। तो चलिए अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं और स्टेंजा वाइज इसे समझते हैं। तो पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है, लॉर्ड हु क्रीडेस्ट मैन इन वेल्थ एंड स्टोर, दो फुलिशली ही lost the same, decaying more and more till he became most poor. With thee, O let me rise as larks harmoniously, and sing this day thy victories, then shall the fall further the flight in me. पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर गॉड को एड्रेस करने से पोएम को स्टार्ट करता है। स्पीकर ईस्टर विंग्स पोएम को एडम के ग्लोरियस फॉल पर रेफर करता है। जेनेसिस बुक के स्टार्टिंग चैप्टर्स में एडम के फॉल के बारे में लिखा है। फर्स्ट स्टैंजा में ह्यूमन बीइंग्स के क्रिएशन और उसके फॉल के बारे में लिखा है। गॉड ने जब एडम को बनाया तो उसे नीड की सब चीजें दी गई। उसके नीड के अकॉर्डिंग फूड, कंफर्ट और शेल्टर सब दिया गया, लेकिन मैनकाइंड की तरह वो भी फुलिश था और उसने गॉड के अगेंस्ट जाकर दी गई सब वेल्थ को खो दिया। एडम के ओरिजिनल सिन के कारण उसकी प्रीवियस ग्लोरियस लाइफ में जो भी उसे प्रोवाइड किया गया था वो सब उससे वापस छीन लिया गया। स्पीकर यहाँ एडम को कंप्लीट ह्यूमन काइंड से कंसिडर कर रहा है। तो एडम की फुलिशनेस के बाद गॉड ह्यूमन से सब चीजें, वो सब वेल्थ जो गॉड ने प्रोवाइड की थी वापस ले लेते हैं। ह्यूमन काइंड सफर करने लगती है और डिके होने लगती है और धीरे धीरे अपनी वो स्टेज में आ जाती है जिसे पोएम में मोस्ट पुअर से रेफर किया गया है। पोएम की 6th लाइन में स्पीकर पोएम को शिफ्ट करता है और खुद को भी इसमें इंक्लूड करता है, और जैसे ही वो खुद को इंक्लूड करता है पोएम की टोन भी शिफ्ट होने लगती है। पोएम रिपेंटफुल टोन से होपफुल और एस्थेटिक हो जाती है। स्पीकर गॉड को एड्रेस करता है और गॉड से अपील करता है कि वो उसे अलो करे कि वो लार्क बर्ड की तरह राइज कर सके। या लार्क बर्ड का सिमाइली स्पीकर को एक बर्ड से कंपेयर कर रहा है जो ह्यूमन काइंड के फुलिशनेस से ऊपर उठ चुका है। यह स्पीकर एडम की चॉइसेस से ऊपर राइज करना चाहता है।
इस पॉइंट पर स्पीकर पोयम में ईस्टर की थीम को भी इंट्रोड्यूस करता है। स्पीकर कह रहा है कि वो ईस्टर पर राइज करेगा। यहाँ इस एल्यूजन का रेफरेंस क्रिश्चियन बिलीफ से है। ईस्टर को क्राइस्ट के डेथ के बाद राइज के ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है। क्राइस्ट ने डेथ को डिफीट किया और वो एटर्नल हो गया था। सेंजा की लास्ट लाइन में स्पीकर परमिशन मांगता है कि वो क्राइस्ट की विक्ट्रीज को सिंग करेगा और उसका राइज मैनकाइंड के फॉल से भी आगे तक होगा। पोएम के सेकंड स्टैंजा में पोएट कहता है कि माई टेंडर एज इन सोरो डिड बिगिन and still with sicknesses and shame. Thou didst so punish sin, that I became most thin. With thee let me combine, and feel thy victory. For if I imp my wing on thine, affliction shall advance the flight in me. सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहता है कि उसका जन्म सोरो में हुआ है। इसका रीजन वो फर्स्ट मैन यानी एडम और उसकी चॉइसेस को बताता है जिसके कारण ओरिजिनल सिन कमिट हुआ था और वो अभी तक एडम और ईव के सिन से अफेक्टेड है। स्पीकर कहता है कि वो सिकनेसेस और शेम में बोर्न हुआ है और यह सिन उसकी लाइफ को तब तक अफेक्ट करता रहेगा जब तक उसको इसके लिए पनिशमेंट न मिल जाए। स्टेंजा के मिड में लाइन श्रिंक हो जाती है और इमेजरी और ज्यादा डिप्रेसिंग बन जाती है। इस स्टेंजा में स्पीकर अपनी लाइफ की डार्कनेस और सिंस के बारे में बात करता है और स्पीकर को यह सब इनएस्केपेबल लगता है। देन लाइंस अगेन एक्सपेंड होने लगती है और इमेजरी वापस ऑप्टिमिस्टिक नोट की तरफ मूव हो जाती है। यह पोएम सेकंड स्टेंजा के सेंटर में विद दी के एम्फसाइजिंग पर टर्न हो जाती है। यहां स्पीकर कह रहा है कि वो गॉड के साथ राइज करेगा। दी से स्पीकर का रेफरेंस गॉड से है। स्पीकर को पता है कि उसे फ्लाई करने के लिए गॉड की हेल्प चाहिए। स्पीकर गॉड के क्लोज रहकर ग्रो करना चाहता है ताकि वो सिंफुल लाइफ से खुद को फ्री कर पाए। स्पीकर चाहता है कि उसकी करंट स्ट्रगल्स को गॉड की ग्लोरी को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूटिलाइज किया जाए, जिसके लिए वो गॉड से कहता है कि टू इम्प माई विंग ऑन दाइन। टू इम्प का मतलब होता है डैमेज फेदर को रिपेयर करना। यहाँ स्पीकर अपनी विंग्स को गॉड की विंग्स के साथ जोड़कर अपनी ब्रोकन विंग्स को रिपेयर करना चाहता है। इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि उसे फ्री होने के लिए गॉड की नीड है। अल्टीमेटली गॉड में ही वो पावर है जब वो स्पीकर की हेल्प करके उसे उसकी स्ट्रगल से फ्री कर सकते हैं। स्टेंजा की लास्ट लाइन एफ्लिक्शंस शैल एडवांस द फ्लाइट इन मी से स्पीकर कहना चाहता है कि पेन और सफरिंग्स ने ही स्पीकर को फ्लाई करना सिखाया है। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम अपनी पोएम की थीम्स को देख लेते हैं। पोएम की फर्स्ट थीम है फेलिक्स कल्पा। पोएम की एक मेजर थीम थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट फेलिक्स कुल्पा है, जिसका मतलब होता है फॉर्चुनेट फॉल। फेलिक्स कुल्पा का आइडिया बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट पर कि मैनकाइंड का फॉल जो एडम और ईव के ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट को खाने के कारण हुआ था, वो एक्चुअली फॉर्चुनेट था, क्योंकि उसी के कारण रेजरेक्शन पॉसिबल हो सका। विदाउट द फॉल क्राइस्ट अर्थ पर नहीं आते और मैनकाइंड को रिडीम नहीं करते। इस सेंस में यह पोएम उस पेन, सफरिंग्स और इलनेस को नेसेसरी एक्सपीरियंसेस के तौर पर जस्टिफाई करती है। पोएम की सेकंड थीम है रेजुरेक्शन। पोएम रेजुरेक्शन को बोथ क्राइस्ट के डेथ से राइज और ह्यूमैनिटी के सिन से ओवरकमिंग के सेंस में डिस्कस करती है। रेजुरेक्शन की थीम को पोएम में विंग्स, बर्ड्स, फ्लाइंग और हाइट्स के मेटाफर्स से शो किया गया है। ईस्टर विंग्स पोएम एक रिलीजियस मेडिटेशन है जो जीसस क्राइस्ट के एटोनमेंट पर फोकस करती है। पोएम का बॉडीली और स्पिरिचुअल रेजुरेक्शन का सेलिब्रेशन कोरिंथियंस 15 से अपनी थीम को ड्रॉ करता है। पोएम की थर्ड थीम है पैरेलल हिस्ट्रीज। ईस्टर विंग्स पोएम एक बार में 3 स्टोरीज के बारे में बताती है। यह पोएम मैनकाइंड के हैप्पी क्रिएशन, उसका सिनफुल डिसेंट और जीसस क्राइस्ट की हेल्प से उसका रिडेम्पशन के बारे में बताती है।
यह स्पीकर के बर्थ से पेन और पेन से रिडेम्पशन की जर्नी को भी डिस्क्राइब करती है, और ये दोनों नरेटिव्स क्राइस्ट के नरेटिव के पैरेलल है। पोएम सजेस्ट करती है कि डिवाइन और अर्थली हिस्ट्री एक दूसरे को मिरर करती है, वो एक दूसरे के पैरेलल है। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। सो थैंक यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।